11 क्वीन और डेविल का सौदा हाई वोल्टेज। जैसे ही पायल ने दक्ष को देखा वह हड़बड़ाते हुए खड़ी हुई और सैल्यूट करते हुए बोली, किंग को ज्वाला का सैल्यूट। उसकी आंखों में दक्ष के लिए बहुत इज्जत थी और कहीं ना कहीं प्यार भी था। आर्मी में किंग एक ऐसा नाम था जो हर लड़की के दिल में था और पायल भी उनसे अलग नहीं थी। पायल को किंग पर बहुत पहले से ही क्रश था। इसी वजह से वो सानवी की गार्ड बनने के लिए भी तैयार हो गई थी और बदले में कर्नल साहब से किंग के साथ एक मिशन मांगा था। दक्ष हल्के से अपना सिर हिलाकर पास में रखे सोफे पर बैठ गया। सानवी तो पायल के एक सन देख कर ही जल रही थी, भले वो द क्वीन ही क्यों न हो। अपने पसंद के लड़के पर किसी और की ऐसी नजरें देखकर वो जेलेस हुए बिना नहीं रह सकती। सानवी ने हल्के से खांसते हुए पायल का ध्यान तोड़ा और दक्ष की ओर देखते हुए बोली, क्या आप भी आर्मी से है? दक्ष हमें अपना सिर हिला देता है और कहता है, आज ऑफिस का जो भी काम है वो जल्दी निपटा लो, दोपहर को हम दिल्ली निकल रहे हैं और ज्वाला तुम भी। दोनों खुश होते हुए अपना सिर हाँ में हिलती है और तीनों शाह मैंशन से बाहर जाने लगते हैं। अब दोनों दोस्त एक दूसरे को अपना लव राइवल समझ रहे थे। दक्ष जाकर ड्राइवर सीट पर बैठा। पायल जानती थी कि दक्ष को चिपकू लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। वो सीधे पीछे की सीट पर जाके बैठ गई। ये देखकर सानवी बहुत खुश हुई और उसका पायल पर गुस्सा भी उतार गया। सानवी जैसे ही आगे की सीट पर बैठने वाली थी, दक्ष ने अपनी रोबीली आवाज में कहा, पीछे बैठो। पर सानवी भी द क्वीन थी जिसने कभी डरना सीखा ही नहीं था। सानवी सीट पर बैठी और एटीट्यूड दिखाते हुए बोली, ये कार भी मेरी है और किंग या दक्ष जो भी तुम्हारा नाम है, तुम भी आज से मेरे ड्राइवर हो, तो मैं जहां चाहूं वहां बैठ सकती हूँ। दक्ष ने कुछ नहीं कहा। उसको गुस्सा तो आ रहा था पर उसे इस वक्त सिर्फ ग्रीन बोतल दिखाई दे रही थी। दक्ष ने कार स्टार्ट कर दी। सानवी ने मन ही मन कहा, भले ही नाम का किंग हो पर है तो एक ऑफिसर ही ना जो मामू के नीचे काम करता है, आया बड़ा किंग। तभी सानवी की नजर पास ही पड़े फोन पर गई। फोन पर कर्नल साहब का ही नंबर दिख रहा था। दक्ष ने उसे इग्नोर किया और कार पूरी रफ्तार से दौड़ा दी। ऑफिस पहुंचकर तीनों लिफ्ट में चले गए। दक्ष का फोन फिर से बजने लगा। दक्ष ने कॉल उठाया और गुस्से में बोला, क्या है बूढ़े, तेरी गर्लफ्रेंड हूं कि बार बार फोन लगाए जा रहा है? अगर मैं फोन नहीं उठाता तो समझ जाना चाहिए कि मैं बिजी हूं। सामने से कर्नल साहब हकलाते हुए बोले, मैं तो बस ये पूछना चाहता था कि आज ही जाने वाले हो ना तुम लोग? सानवी और पायल दोनों दंग रह गए। पायल ने मन ही मन कहा, इसलिए तो ब्रिगेडियर साहब तक डरते हैं, हाई किंग तो सिर्फ मेरा ही है। दक्ष ने कुछ देर बाद कॉल काट दिया। दोपहर को सानवी खुद से ही बातें करते हुए बोली, क्या वो इतना खतरनाक है कि मामू भी उससे डरते हैं? पर पता नहीं क्यों मुझे उसकी आवाज डेविल जैसी क्यों लग रही है। नहीं नहीं, वो तो आर्मी में है, वो कैसे हो सकता है? वैसे भी कुछ दिनों में नेहा जरूर पता लगा लेगी। तभी उसका डोर नॉक करके पायल अंदर आती है। मैडम, आपका जेट तैयार है? सानवी ने कहा, हाँ मैं आती हूँ। कुछ देर बाद सानवी के प्राइवेट प्लेन में दक्ष अपनी आंखें बंद करे सीट से सिर टिकाए बैठा हुआ था। तभी सानवी वहां आए और अपनी खराश ठीक करते हुए बोली, क्या मैं ये बैठ सकती हूँ? और बिना दक्ष का जवाब सुने बैठ गई। सानवी थोड़ा ब्लश करते हुए बोली, क्या हम दोस्त नहीं बन सकते? दक्ष ने वैसे ही बैठे हुए कहा, देखो क्वीन, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या करना चाहती हो पर मत करो। सानवी को एक शौक लगा और वह अपनी सीट से उछल गई और हकलाते हुए बोली, तुम द डेविल हो? उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने हाँ में सिर हिलाकर जवाब दिया। सानवी अचानक खुश हो गई, तो क्या हुआ? मुझे शक तो था ही और अच्छा ही हुआ ना, मुझे दो आदमी कुछ कुछ पसंद आए और वो दोनों तुम ही हो। दक्ष ने सानवी को देखकर पहली बार एक एक्सप्रेशन दिया, वो भी जैसे वो कह रहा हो क्या पागल हो। सानवी ने कहा, हाँ तो ऐसे क्या देख रहे हो, पसंद हो तो हो। दक्ष को सानवी की बात सुनकर हल्की हंसी आ गई। फिर वह गंभीर होते हुए बोला, देखो मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूं, तुम्हारी बात नहीं कर रहा पर किसी के साथ भी। अभी मुझे बहुत लंबा सफर तय करना है और मेरी राह में सिर्फ मौत है। मैं तुम्हें ये सब सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे वो ग्रीन बोतल चाहिए। दक्ष की बात सुनते ही सानवी असमंजस में आ गई और उसने कहा, क्या तुम सीक्रेट मार्शल आर्टिस्ट हो? अब चौंकने की बारी दक्ष की थी। दक्ष ने उससे सवाल करते हुए कहा, क्या तुम सीक्रेट मार्शल आर्ट के बारे में जानती हो? सानवी ने कहा, हाँ मेरे डैड ने बताया था। दक्ष ने उससे कहा, चलो एक डील करते हैं। सानवी, डील? कैसी डील? दक्ष ने कहा, तुम मुझे वो बोतल दोगी और बदले में मैं 5 पैंथर गैंग को तुम्हारे लिए जड़ से मिटा दूंगा, और 100 करोड़। सानवी सोचते हुए बोली, क्या सच में तुम उन सबको मार सकते हो? दक्ष ने कहा, हाँ अगर वो बोतल और कुछ समय मुझे मिल जाए तो मैं उन सबको एक साथ ही मार सकता हूँ। सानवी ने मानते हुए कहा, तो सौदा पक्का, पर मुझे सिर्फ उन पांचों की मौत चाहिए, पैसे नहीं, इसलिए तो मैं द क्वीन बनी थी। सानवी ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, अब हम दोस्त तो बन सकते हैं ना? दक्ष ने एक स्माइल देते हुए उससे हाथ मिलाया और सानवी दक्ष के केबिन से चली गई। दिल्ली में एयरपोर्ट से दूर कुछ कारें और उनके पास कुछ लोग हाथों में हथियार लिए खड़े थे। तभी एक आदमी आगे आया और बोला, भाई क्या एक लड़की को पकड़ने के लिए हम सब का आना जरूरी था? बड़े बॉस कुछ ज्यादा ही गंभीरता से नहीं ले रहे इस लड़की को?
ये शब्द उस शख्स के आखिरी शब्द थे जिसे वो ये कह रहा था। उसी ने एक लात उसके सिर पे दे मारी और उसका सिर किसी तरबूजे की तरह फट गया। वह आदमी अपना जूता साफ करते हुए बोला, भीमा भाई की बात पर शक करने वाला तू होता कौन है? वो भीमा का भाई आदित्य सिंघानिया था। तभी सामने दो मर्सिडीज रोड पर चली आ रही थी। आदित्य ने कहा, रोड ब्लॉक कर दो। वो लोग आ गए। उसके आदमियों ने रोड पर कारों को लाइन से लगा दिया। पायल कार चला रही थी, सानवी उसके पास बैठी हुई थी और दक्ष पीछे आराम से पसरा हुआ सो रहा था। पायल ने कार रोकी और कहा, ये आगे रास्ता क्यों ब्लॉक है? तुम बाहर मत निकल ना, मैं देखती हूँ। ये सुनते ही दक्ष की आंखें अचानक से खुल गई पर वो उठा नहीं। पायल कार से बाहर निकलकर उन लोगों की ओर जाने लगी। पीछे की कार से 5 लोग उतरे और उसके साथ जाने लगे। वह चारों फुल ट्रेन्ड गार्ड थे जो कि कुंड ब्रिगेडियर साहब ने भेजे थे। पायल सीधा आदित्य के सामने जाकर रुकी। आदित्य ने सानवी की तस्वीर देखी थी। उसे सानवी को शराब मिलने से पहले कुछ ना करने के ऑर्डर मिल थे। पायल को देखकर उसकी आंखों में हवस आ गई। पायल बाला की खूबसूरत थी, वो किसी हाल से सानवी से कम नहीं थी। पायल ने आदित्य को चेतावनी देते हुए कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो फुटो यहां से। आदित्य हंसा और पायल को ऊपर से नीचे घूरते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ तो हम किसी ओयो में जा सकते हैं। पायल ने गुस्से में आदित्य को घूरा और उन चारों गार्ड को इशारा किया। वह चारों गार्ड आदित्य के आदमियों पर टूट पड़े। 10-12 गुंडों के सामने वो 4 गार्ड ऐसे भरी पड़ने लगे जैसे भीड़ों के जुड़ पे शेर भरी पड़ते हैं। ये देखकर आदित्य अपनी कार के बोनट पर हाथ मरते हुए किसी बुलेट की रफ्तार से आगे बढ़ा और चारों को एक एक बार में ही ढेर कर दिया। पायल ये नज़ारा देखकर थोड़ी घबरा गई। उसने इससे पहले ऐसे आदमी से लड़ाई नहीं की थी। अब उस जगह पर सिर्फ पायल और आदित्य खड़े थे, बाकी सब जमीन पर लेट रहे थे। पायल जैसे ही अपनी गन निकालने के लिए जा रही थी कि तभी आदित्य उस पर अपनी गन तानकर खड़ा हो गया। क्या होगा आगे? च12 मार्शल आर्ट एसोसिएशन। आदित्य पायल के सिर पे निशाना लगाए हुए ही कहता है, कोशिश बेकार है जाने मन, अब तुम मेरी हो बस एक रात के लिए, उसके बाद तुम जिंदा रह सकती हो। ये सुनकर पायल गुस्से में अपनी गन निकालती है पर तब तक आदित्य गोली चला देता है। धड़ाम से गोली की आवाज आती है। अगले ही पल एक मजबूत हाथ पायल से कुछ ही दूर पर दिखता है। उस हाथ में आदित्य की चलाई वही गोली थी। पायल ये देखकर दंग रह गई। अचंभे से उसके मुंह से सिर्फ यही निकला, किंग, उद्धरण चिन्ह। दूसरी ओर आदित्य की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसने हकलाते हुए कहा, क्या मार्शल आर्ट मास्टर, ये कैसे हो सकता है? दक्ष ने वो गोली अपने हाथ में पकड़े उसे देखते हुए कहा, नंबर 5 आदित्य द पैंथर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग ऐसे ही अपने मार्शल आर्ट से सबको परेशान करते रहोगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा? आदित्य ने डरते हुए ही कहा, देखो मैं ये से चला जाता हूं पर अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम मेरे बारे में जानते हो तो मेरे भाई के बारे में भी जानते होगे। भीमा भाई किसी को नहीं छोड़ेंगे। दक्ष ने एक कातिल हंसी हंसते हुए कहा, मैं भी तो किसी को छोड़ना नहीं चाहता। इतना कहकर दक्ष ने अपने हाथ में पकड़ी गोली को पूरे फोर्स से आदित्य की ओर फेंक दिया। वो गोली आदित्य की गर्दन में घुस गई और वहीं पर उसकी मौत हो गई। सानवी ये सब अपनी कार की सीट से देख रही थी। पायल और सानवी को दक्ष किसी भूत से कम नहीं लग रहा था। दक्ष कार की पीछे की सीट पर आकर फिर से सो गया। पायल भी चुपचाप ड्राइवर सीट पर आकर बैठ गई और किसी को कॉल लगाकर उन 4 बॉडीगार्ड को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा। कार दिल्ली की किसी छोटी सी बैंक के पास आकर रुकी। वो तीनों कार से बाहर निकले। सानवी उन्हें बैंक से कुछ दूर एक गली में ले जाने लगी। वो गली के खत्म होते ही सामने एक छोटा सा घर था। सानवी उस घर का दरवाजा खटखटाकर वहीं खड़ी हो गई। कुछ देर बाद अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आके सानवी से बोला, जी मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? दक्ष उस आदमी को देखकर दंग रह गया। उस बूढ़े का ऑरा एक मार्शल आर्टिस्ट का था और वो भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि एक ग्रैंड मास्टर का। उस बूढ़े व्यक्ति की नज़र भी दक्ष की ओर हुई और उसने आश्चर्य से दक्ष को देखा। तभी सानवी आगे आए और उसने अपने पास से एक पुराना टोकन उस बूढ़े आदमी को दिया। उस टोकन को देखकर वो बूढ़ा तीनों को बारी बारी देखने लगा और उसने कहा, प्लीज अंदर चलिए। तीनों उस टूटे फूटे घर के अंदर जाने लगे। अंदर का नजारा देखकर वो तीनों की आंखें अविश्वास से खुली रह गई। बाहर से टूटा और जर्जर दिखने वाला घर अंदर से किसी महल की तरह था। वहां पर बैठे कुछ लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ डिटेल लिख रहे थे। दक्ष ने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा, क्या ये मार्शल आर्ट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है? तभी दक्ष को 5 लोगों ने आकर घेर लिया। वे पांचों स्टेज 2 के मार्शल आर्ट मास्टर थे और दक्ष स्टेज 1 का मार्शल आर्ट मास्टर। दक्ष उनमें से किसी एक से भी नहीं जीत सकता था। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हाँ बचे, पर तुम कौन हो जो हमारी नज़र से अभी तक बचे हुए हो और तुम्हारे मास्टर का क्या नाम है? दक्ष ने बिना डरे कहा, उनका नाम जानने की तुम्हारी हैसियत नहीं है और जहां तक मेरी बात है मैं अपनी पावर शो ऑफ करने में विश्वास नहीं करता, इसलिए अब तक तुम लोगों को मेरे बारे में पता नहीं चला। ये सुनते ही वो बूढ़ा गुस्सा हो गया, मेरी हैसियत नहीं है, अब तुम्हें मैं बताता हूँ कि किसकी हैसियत क्या है।
इतना कहकर उसने उन पांचों को इशारा किया। वह पांचों एक साथ दक्ष पर टूट पड़े। दक्ष का लेवल उनसे एक स्टेज कम था, पर फिर भी दक्ष बिना डरे उन पांचों से फाइट करने लगा। दक्ष ने अचानक अपनी पूरी ताकत लगाकर एक धक्के से उन पांचों को खुद से दूर कर दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी सांसों को रोककर खड़ा हो गया। वो पांचों जितनी देर में उठे और दक्ष के पास पहुंचे, उतनी देर में दक्ष ने अपनी आंखें वापस खोल ली। फिर वो उन पांचों की ओर अपनी खून जैसी लाल हो चुकी आंखों से देखने लगा। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले दक्ष ने एक आदमी को इतनी जोर से मुक्का दे मारा कि वो उड़ता हुआ दूर जा गिरा। उस बूढ़े ने अचंभे से दक्ष को देखते हुए कहा, लेवल 3 मार्शल आर्ट मास्टर, ये कैसे किया तुमने? दक्ष ने उस बूढ़े आदमी को देखते हुए कहा, ये तो तुम्हें मुझे छेड़ने से पहले सोचना चाहिए था कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और एक और आदमी को लात दे मारी। दक्ष के लिए वो पांचों अब किसी खिलौने से कम नहीं रहे थे। और ये बात वो बूढ़ा भी समझ चुका था। उसने बाकी बचे तीनों को कहा, पीछे हटो, इसे अब मैं देखूंगा। वो बूढ़ा एक ग्रैंड मास्टर था दक्ष का, और उसका कोई मुकाबला ही नहीं था। पर दक्ष बिना डरे उसके सामने खड़ा था। ये देखकर उस बूढ़े आदमी को और भी गुस्सा आया। लड़के, अभी भी वक्त है, अपने घुटने पर बैठकर अपनी जान की भीख मांग, तो मैं बख्श सकता हूँ तुम्हें। ये घुटने तो आज तक ना किसी के आगे झुके हैं और नहीं झुकेंगे, दक्ष ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। वो बूढ़ा आगे आया और एक लात घुमा के मारने ही वाला था दक्ष को कि तभी दक्ष ने एक चमकीला पत्थर अपनी जेब से निकाला और उस लात के सामने डटकर खड़ा हो गया। तभी अचानक से एक हवा का झोंका आया और वो बूढ़ा हवा में उड़ता हुआ दीवार से जा टकराया। ये देखकर दक्ष के साथ साथ वहां खड़े सभी लोग दंग रह गए। तभी दक्ष से 2 मीटर दूर एक आदमी आकर खड़ा हो गया। उसने दक्ष के हाथ में वो पत्थर देखते हुए कहा, क्या तुम कियान हो? दक्ष की आंखें अचानक से ही बड़ी हो गई। उसकी पकड़ उस चमकते हुए पत्थर पर और ज्यादा हो गई। वो एकदम सतर्क हो गया। दक्ष की पकड़ उस पत्थर पर कसते ही देख उस शख्स ने कहा, देखो, शांत हो जाओ, तुम्हारे मास्टर की पॉवर को मैं भी सहन नहीं कर सकता। दक्ष ने कहा, तो आप चाहते क्या है, और आप है कौन? उस आदमी ने प्यार से कहा, मैं विश्वास राव, इस मार्शल आर्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। क्या अब हम मेरे ऑफिस में बात कर सकते हैं? दक्ष ने सानवी की ओर देखते हुए कहा, हाँ, पर इनका काम? विश्वास राव ने उस बूढ़े आदमी को देखते हुए कहा, चैतन्य, हम आते हैं तब तक इनका जो भी काम है वो हो जाना चाहिए। इतना कहकर दक्ष के साथ विश्वास राव अपने ऑफिस में चले गए। ऑफिस में जाते ही दक्ष ने डस्टबिन में अपने मुंह से खून थूका और वो वहीं गिर गया। 13 डेमन की एंट्री। विश्वास राव ने अपनी जेब से एक छोटी सी गोली निकली और दक्ष के मुंह में रख दी। वो गोली दक्ष के मुंह में जाते ही घुल गई। कुछ देर बाद ऑफिस में दक्ष विश्वास राव के सामने एक चेयर पर बैठा हुआ था। वो विश्वास राव की तरफ देखते हुए उनके कुछ बोलने का इंतजार कर रहा था। विश्वास राव ने दक्ष को ठीक देखकर हंसते हुए कहा, बिल्कुल अपने मास्टर की तरह ही जिद्दी हो। वो टेक्निक तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है, ये जानते हुए भी उसका इस्तेमाल करना सही है क्या? दक्ष ने कहा, तो क्या आपके लोगों के सामने सरेंडर करके मेरी और मेरे मास्टर की इज्जत मिट्टी में मिला देता? ये सुनते ही विश्वास राव कुछ देर के लिए चुप हो गए। कुछ देर विश्वास राव ने दक्ष को ध्यान से देखा, फिर वे बोले, तुम बिल्कुल उसके जैसे ही हो, वही चेहरा, वही आंखें और खास करके तुम्हारा गुस्सा। दक्ष विश्वास राव की बात काटते हुए बोला, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? विश्वास राव कुछ असमंजस में बोले, क्या शिवांश ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? दक्ष विश्वास राव के मुंह से अपने मास्टर का नाम सुनकर दंग रह गया और उसे यकीन आ गया कि विश्वास राव झूठ नहीं बोल रहे हैं। दक्ष ने सवालिया नजरों से विश्वास राव को देखते हुए कहा, क्या नहीं बताया? विश्वास राव अपनी सोच में ही बोले, शायद पहले वो इसे ताकतवर बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। विश्वास राव ने आगे कहा, मतलब कियान नाम के बारे में उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं बताया? दक्ष ने कहा, मास्टर मुझे यही नाम से बुलाते हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। दक्ष ने कुछ असमंजस में विश्वास राव से आगे पूछा, मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं, सीनियर? विश्वास राव ने कहा, सीनियर भी ठीक है, पर अगर तुम मुझे जूनियर मास्टर कहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। दक्ष ने अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, ठीक है जूनियर मास्टर। विश्वास राव ने आगे कहा, तो तुम यहाँ कैसे, मतलब तुम्हें तो शिवांश के साथ होना चाहिए ना? दक्ष ने कहा, नहीं, मास्टर ने मुझे अपनी प्रॉब्लम सुझाने के लिए भेजा है और जब मैं ग्रैंड मास्टर बन जाऊं तभी उनसे मिल सकता हूं। विश्वास राव ने हंसते हुए कहा, उसकी हरकतें हमेशा से ही ऐसी है। विश्वास राव ने आगे कहा, वो नहीं तो क्या हुआ, बस एक बार बता देना, अगर कोई भी मदद चाहिए हो तो पूरा मार्शल आर्ट एसोसिएशन तुम्हारे लिए सिर पे उठा लूंगा, आखिरकार मैं तुम्हारा जूनियर मास्टर हूं। दक्ष ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वो दोनों बाहर जाने लगे। सानवी और पायल ने दक्ष को सही सलामत देखकर एक राहत की सांस ली। सानवी दक्ष के पास जाकर उसके हाथों में एक ग्रीन बॉटल पकड़ाते हुए कहती है, ये लो तुम्हारी अमानत। दक्ष वो बॉटल अपनी जेब में रखता है और विश्वास राव की ओर देखते हुए कहता है, हमें अब चलना होगा।
विश्वास राव अपना सिर हाँ में हिला देते हैं और उसके हाथ में एक गोल्डन टोकन पकड़ाते हुए कहते हैं, किसी भी मार्शल आर्ट एसोसिएशन में ये टोकन दिखा सकते हो तुम। दक्ष समझ गया कि वो टोकन बहुत काम की चीज है। विश्वास राव ने आगे कहा, ये याद रखना कि उस पत्थर को तुम सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हो। दक्ष ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और वो तीनों वहां से जाने लगे। कार के पास पहुंचकर पायल ने कहा, क्या हमें एयरपोर्ट की ओर चलना चाहिए? दक्ष अपना सिर हाँ में हिलाने जा ही रहा था तभी सानवी ने कहा, नहीं अभी शाम हो गई है, एक अच्छा सा होटल बुक करो, कल यहाँ से कुछ शॉपिंग करके ही लौटेंगे। सानवी को ज्यादा से ज्यादा दक्ष के साथ रहना था, इसलिए उसने एक दिन के लिए रुकने का फैसला किया। पायल के दिमाग में भी यही चल रहा था, इसलिए उसने भी अपना फोन निकाल और 5 स्टार होटल बुक कर दिया। दक्ष अपना सिर ना में हिलाते हुए कार में चला गया। उसे सानवी को सुरक्षित घर पहुंचाना था, पर उससे अब उस ग्रीन बॉटल को पीने के लिए रुका भी नहीं जा रहा था। कार एक 5 स्टार होटल के पास जाकर रुकी। तीनों होटल के अंदर जाने लगे। एक फटीचर के साथ ऐसी दो खूबसूरत लड़कियों को देखकर वहां खड़े सारे मर्द जलने लगे। पायल उन सबको इग्नोर करते हुए रिसेप्शन पर अपने कमरों की चाबियां लेने चली गई। तभी एक बेहद खूबसूरत लड़की जिसने व्हाइट कलर का शानदार गाउन पहना हुआ था, वो दक्ष के पास आकर रुक गई। उस लड़की के आसपास बहुत सारे गार्ड चल रहे थे, वो किसी बड़े घर की लड़की लग रही थी। उसने दक्ष को अविश्वास से घूरते हुए कहा, ये मत कहना कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। सानवी उस लड़की को देखकर दंग रह गई, वो लड़की थी ही इतनी खूबसूरत। दक्ष ने उस लड़की को देखा और अपनी रौबदार आवाज में बोला, ये सिर्फ मेरी क्लाइंट है और तुम्हें मेरी लाइफ में इतना इंटरेस्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है। उस लड़की ने मायूस होते हुए कहा, कितने पत्थर दिल हो तुम डेविल कहे के। दक्ष ने उसे घूरते हुए कहा, डेमन अपनी हद में रहकर बात करो। दक्ष के मुंह से डेमन ये सुनते ही सानवी के मन की घंटी बजी। उसे एक डेमन के बारे में पता था, जो कि पूरे इंडिया के मशहूर बिजनेसमैन कार्तिक ओबरॉय की इकलौती बेटी समीक्षा ओबरॉय थी, जिसे लोग डेमन के नाम से भी जानते थे। डेमन ने सानवी को घूरा और दक्ष के पास जाकर बैठ गई। दक्ष ने सिर्फ उसे घूरा पर कुछ बोला नहीं। डेमन ने दक्ष को प्यार से निहारते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें इन 2 सालों में कहाँ नहीं ढूंढा, और आज तुम जब मिले तो वो भी किसी लड़की के साथ। मैं तुम्हें बता दे रही हूँ, डेविल अगर डेविल होगा तो सिर्फ समीक्षा ओबरॉय का ही। इतना कहकर वो खड़ी हुई और सानवी की ओर एक नजर मारकर दक्ष से बोली, और कोई भी तुम्हारे और मेरे बीच आया तो उससे समीक्षा ओबरॉय नहीं, डेमन मिलेंगी। ये कहकर वो वहां से जाने लगी। डेमन ही समीक्षा ओबरॉय थी। ओबरॉय इंडस्ट्री की इकलौती वारिस, उनकी प्रॉपर्टी अरबों खरबों रुपए की थी और वो इकलौती मालकिन थी उसकी। 14 कोबरा भाई। कुछ 3 साल पहले डेविल लंदन में एक मीटिंग के सिलसिले में गया था, तब वो जहां ठहरा हुआ था उसी होटल पे टेररिस्ट ने कब्जा कर लिया था। उस वक्त समीक्षा भी उसी होटल में रुकी हुई थी। डेविल ने अकेले ही सारे टेररिस्ट को मार डाला और इसी दौरान समीक्षा ने उसका पीछा किया और दक्ष को बिना मास्क के देखकर वो उस पर दिल हार बैठी। तब से समीक्षा ने भी अपना नाम डेमन रख लिया और उसकी पब्लिसिटी भी की ताकि डेविल के दिल में अपनी जगह बना सके। दक्ष अपने कमरे में गया और सीधा बिस्तर पे पसर गया। उसे पिछले कुछ दिनों से ठीक से आराम करने का भी समय नहीं मिला था। ऊपर से उसने आज जिस टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी पावर बढ़ाई थी वो भी बहुत खतरनाक थी। अगली सुबह दक्ष के रूम का डोर नॉक होने की आवाज से दक्ष की नींद खुली। उसने घड़ी में देखा तो सुबह के 7:30 बज रहे थे। दक्ष ने जैसे ही डोर ओपन किया, सामने सानवी और पायल दोनों पूरी तरह तैयार हुए खड़ी थी। दक्ष ने अपनी आंखें मसलते हुए उन्हें देखा तो देखता ही रह गया। वो दोनों की दोनों बला की खूबसूरत लग रही थी। दक्ष ने खुद को संभाला और कहा, क्या है बोलो। सानवी ने कहा, आज हमें जाना है तो पहले शॉपिंग पे चलते हैं फिर निकलेंगे। दक्ष कुछ देर रुका फिर कहा, ठीक है मैं आता हूँ कुछ देर में। दूसरी ओर बिहार में भीमा के सभी आदमी डरे हुए थे। भीमा को आदित्य के बारे में कैसे बताए यही सोचकर भीमा के खास आदमी ने बाहर जाकर आदित्य के आदमी को कॉल किया और बोला, तुम बॉस को छोटे बॉस के बारे में कॉल पर ही बताओ। अगर यहाँ खड़े किसी भी आदमी ने ये बात की तो बॉस उसे वहीं मार देंगे। और उसने अंदर जाके भीमा से कहा, बॉस कॉल पर छोटे बॉस का आदमी है। भीमा ने अपनी चाय का कप नीचे रखा और कॉल हाथ में लेते हुए बोला, कहो काम हो गया क्या? आदित्य किसी लड़की के साथ है। भीमा को उसके भाई की हरकतों के बारे में सब पता था। वो जब तक काम होता है तब तक ही गंभीर रहता है, काम होते ही वो अपने गुलछड़े उड़ाने के लिए चला जाता है। कॉल पर सामने से हकलाती हुई आवाज आई, बॉस, छोटे बॉस नहीं रहे। भीमा के हाथ से फोन गिर पड़ा और वो काम गया। दिल्ली शॉपिंग मॉल में सानवी और पायल शॉपिंग कर रही थी और दक्ष ना चाहते हुए भी उनके पीछे चल रहा था। सानवी एक ड्रेस देखकर उसकी ओर जाने लगी। जैसे ही सानवी ने वो ड्रेस उठाया वैसे एक हाथ ने सानवी से वो ड्रेस छीन लिया। सानवी गुस्से से उस हाथ की ओर देखने लगी। सामने एक मोटी औरत खड़ी थी। उसने एक शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। वो ड्रेस उस पे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही थी। उसने अपने चेहरे पर बहुत सारा मेकअप कर रखा था। वो औरत सल्स गर्ल की तरफ मुड़ी और बोली,
ये ड्रेस जल्दी से पैक कर दो। सानवी ने उसे घूरा और वो ड्रेस उससे वापस छीन लिया। ये ड्रेस मैंने देखा है तो ये मेरा है, सानवी ने उस औरत से कहा और काउंटर पर जाने लगी। उस मोटी औरत ने गुस्से में आकर सानवी के बाल पीछे से पकड़ना चाहे, तभी पायल की लात उसके मुंह पर आ लगी। वो औरत पीछे की ओर गिरी और उसका मुंह सूज गया। वो मोटी औरत रोते हुए खड़ी हुई और कहा, तुम दोनों बहुत पछताओगे, मैं कौन हूँ ये जानती भी हो, इस पूरे शहर के डॉन की बीवी हूँ मैं, अब तुम्हारे पूरे खानदान को इस लात का बदला चुकाना होगा। उस औरत ने रोते हुए किसी को कॉल किया। दक्ष बिना कुछ कहे साइड में खड़ा होकर ये सब देख रहा था। कुछ ही देर में एक हटा कटा आदमी अपने कुछ गार्ड के साथ मॉल में घुसा। वो सब गार्ड बहुत ट्रेंड लग रहे थे। उसे देखकर मॉल में खड़े सब लोग फुसफुसाते हुए बातें करने लगे, आज किसकी मौत आई है। दूसरे आदमी ने कहा, मैंने सुना है कोबरा भाई ने आज तक पूरे 79 मर्डर किए हैं। किसी और ने कहा, तो आज 80 का आंकड़ा पार होकर ही रहेगा, कोबरा भाई को देखकर तो यही लग रहा है। कोबरा भाई पूरे गुस्से में उस जगह पहुंचे जहां सानवी और पायल उस औरत से बहस कर रहे थे। कोबरा भाई ने जाते ही अपनी बीवी राखी को देखा, उसका पूरा मुंह सूज गया था और वो रो रही थी। ये देखकर कोबरा भाई को बहुत गुस्सा आया, वो अपनी बीवी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। राखी कोबरा भाई के पास जाके रोते हुए बोली, हनी खत्म कर दो इन सबको, देखो इन्होंने मेरा क्या हाल किया है। कोबरा भाई अपनी लाल हो चुकी आंखों से अपने गार्ड को देखते हैं। गार्ड इशारा समझकर सानवी की ओर जाने लगा। पायल सानवी और उस गार्ड के बीच आकर खड़ी हो गई और उन दोनों की फाइट होने लगी। पायल फाइट करते हुए दंग रह गई, वो एक गार्ड ही पायल को बराबरी की टक्कर दे रहा था। कोबरा भाई ने गुस्से में दूसरे गार्ड को इशारा किया। दूसरा गार्ड सानवी की ओर बढ़ने लगा। सानवी भी ये देखकर बिना डरे लड़ने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही उस गार्ड का हाथ सानवी को छू पाता तभी जोर से किसी की चिल्लाने की आवाज आने लगी। कोबरा भाई और बाकी सब ने पायल की फाइट से नजरें हटाकर उस ओर देखा तो वही गार्ड जो सानवी को पकड़ने के लिए गया था वो अपना एक हाथ दूसरे हाथ से पकड़े हुए चिल्ला रहा था। उस गार्ड का सीधा हाथ पूरा टेढ़ा हो चुका था जिसे वो अपने दूसरे हाथ से पकड़े हुए ही नीचे जमीन पर बैठ गया। दक्ष सानवी के पास ही अपने शांत भाव से खड़ा था। उसने एक लात उस गार्ड को मारी और बोला, गेट लॉस्ट। कोबरा भाई ने जब ये देखा तो उसने सबको एक साथ दक्ष पर हमला करने का ऑर्डर देते हुए कहा, खत्म कर दो इन सबको। च15 भीमा का गुस्सा। सानवी इतने सारे गार्ड को आते हुए देखकर दक्ष के पास जाकर खड़ी हो गई। उसे लगा कि दक्ष इन सबसे एक साथ नहीं लड़ सकता। दक्ष ने सानवी को पीछे करते हुए कहा, कर्नल को मैंने वादा किया है, बिना किसी खरोच के तुम्हें घर छोड़ूंगा, तो जरा पीछे रहो और शो देखो। सानवी दक्ष की बात मानते हुए पीछे हट गई। दक्ष आगे बढ़ा और बिना किसी फोर्स के एक गार्ड की गर्दन पर वार कर दिया। वो गार्ड अगले ही पल जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। ये देखकर बाकी के गार्ड एक पल रुक गए, पर वो भी आर्मी ट्रेंड गार्ड थे, उन्हें भी पता था कि शरीर के सारे पॉइंट जानने वाला ऐसा कर सकता है। वो लोग आगे बढ़े और दक्ष से लड़ने लगे। दक्ष ने थोड़ी देर में ही उन सबको बेहोश कर दिया। वो उन सबको मरना नहीं चाहता था, इसलिए बस हल्के हाथों से उन्हें बेहोश किया। तब तक पायल भी उस गार्ड को हरा चुकी थी। पायल पसीने से लथपथ हुए दक्ष के पास आए और कहा, किंग क्या मुझे भी ये सिखा सकते हैं। दक्ष ने पायल से कहा, ये तुम्हें ट्रेनिंग में ही सिखा दिया जाएगा, मैं जाके कर्नल सर से बात कर लूंगा। दूसरी ओर कोबरा की हालत खराब हो गई थी। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा और बोला, आज पहली बार किसी के आगे झुकना होगा, मेरी जान सिर्फ तुम्हारी वजह से। दक्ष चलकर कोबरा की ओर आया। कोबरा के सिर से पसीना निकलने लगा। उसे पता चल चुका था इस इंसान से नहीं जीत सकते और अगले ही पल उसने हथियार डाल दिए। कोबरा अपने घुटनों पर आ गया। पीछे रखी भी अपनी ड्रेस ठीक करते हुए अपने घुटनों पर बैठ गई। कोबरा ने हाथ जोड़े हुए ही कहा, प्लीज भाई एक बार छोड़ दो, मां कसम इस औरत को घर जाकर सारे मैनर्स सिखा दूंगा। दक्ष बिना कुछ कहे वहां से जाने लगा। मुंबई में भीमा एक चेयर पर बैठा अपनी लाल आंखों से सामने खड़े आदमी को घूरते हुए बोला, अभी तक कुछ पता नहीं चला, क्या कर रहे हो तुम सब, एक आदमी के बारे में भी जानकारी नहीं जुटा पा रहे हो। भीमा का खास आदमी भोले डरते हुए बोला, भाई उसका नाम किंग है और वो आर्मी में है, इससे ज्यादा कहीं कोई जानकारी नहीं मिली उसके बारे में। उद्धरण चिन्ह। भीमा गुस्से में जिस चेयर पर वो बैठा था उसे दूर फेंकते हुए खड़ा हुआ और दांत भींचते हुए बोला, उसके सबसे करीबी शख्स को उसकी आंखों के सामने मरूंगा, तभी मेरे भाई की आत्मा शांत होगी। उसकी मौत इतनी दर्दनाक होगी कि उसकी नस्लें तक भीमा के नाम से काम जाएगी। ये कहकर भीमा सामने रखे टेबल पर अपना हाथ मरता है। वो टेबल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। भीमा भोले की ओर देखते हुए कहता है, तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, अब मुझे ही जाना होगा। इतना कहकर भीमा वहां से बिजली की रफ्तार से चला गया। भोले जानता था कि उसका बॉस बहुत रहस्यमय है, पर जब भी भीमा उसके सामने से यूं गायब होता था वो उसे किसी भूत से कम नहीं लगता था। भोले ने अपने सिर से पसीना साफ करते हुए कहा, अब किंग को ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता, ये शैतान जो जाग चुका है। आर्मी एरिया में एक विला के स्टडी रूम में कर्नल साहब किताब पढ़ रहे थे। तभी स्टडी रूम का डोर खुला और नेहा हाथ में कॉफी लिए अंदर घुसी।
नेहा कर्नल साहब को कॉफी देते हुए बोली, चलिए अब ये किताबें छोड़िए और कॉफी पीजिए, आप अपना ख्याल ही नहीं रखते हो। कर्नल साहब ने किताब बंद की और बोले, अरे गुड़िया, क्या तूने कॉफी बनाई है? उद्धरण चिन्ह। नेहा ने खुश होते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया। कर्नल साहब ने एक सिप लेकर कहा, भाई वाह, क्या कॉफी है। फिर उन्होंने कुछ रुक कर कहा, गुड़िया वैसे तुम किंग को जानती हो? नेहा ने कंफ्यूजन में अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ आपने ही तो बताया था मेजर किंग के बारे में, पर ये आप क्यों पूछ रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। कर्नल साहब ने कहा, मैं सोच रहा था कि किंग से उसके और तुम्हारे रिश्ते की बात करूं। ये सुनकर नेहा को जोर से खांसी आ गई। वो खांसी रोककर कुछ कहने ही जा रही थी, तभी एक आवाज उस रूम में गूंज गई। बहुत अच्छे कर्नल। कर्नल साहब की नजर जैसे ही उस आवाज की ओर हुई, उनके हाथ से कॉफी का कप गिर गया। कर्नल साहब हकलाते हुए बोले, भीमा तुम यहाँ कैसे आए? उद्धरण चिन्ह। भीमा ने कहा, मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता कर्नल, मुझे सिर्फ किंग की इन्फॉर्मेशन दे दो। कर्नल साहब हकलाते हुए बोले, किंग कौन किंग? भीमा की आंखों में अचानक बेरहमी आ गई और वो अगले ही पल किसी भूत की तरह नेहा के पास आकर खड़ा हो गया। नेहा ये देखकर डर गई और दूर जाने लगी। भीमा ने नेहा की गर्दन पकड़कर कर्नल साहब की ओर देखते हुए कहा, सोच लो कर्नल, तुम भी जानते हो मुझे कोई नहीं रोक सकता। उद्धरण चिन्ह। तभी एक आवाज गूंजी, क्या सच में ऐसा है? उद्धरण चिन्ह। भीमा के साथ साथ सबने उस आवाज की ओर देखा। सामने से अपने शांत पर खतरनाक ऑरा के साथ दक्ष चला आ रहा था। कर्नल साहब ने दक्ष को देखकर खुश होते हुए कहा, किंग बताओ इसे आर्मी की पावर। भीमा ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में अचानक खून उतर आया और उसके सिर के बाल खड़े हो गए। भीमा वहां से अचानक गायब हुआ और अगले पल दक्ष के सामने पहुंच गया। भीमा ने अपनी लाल आंखों से दक्ष को घूरते हुए कहा, तो तुम हो किंग च16 द डेविल फोर्स। भीमा ने अपनी लाल आंखों से दक्ष को घूरते हुए कहा, तो तुम हो किंग। उद्धरण चिन्ह। भीमा मार्शल आर्ट के सेकंड स्टेज का मास्टर था, जो किसी पहले स्टेज वाले 10 मास्टर को भी अकेला हरा सकता था। दक्ष चट्टान की तरह खड़ा हुआ बोला, भीमा आज तुमसे भी मिलना हो ही गया, तुम्हारे भाई ने मारने से पहले बताया था तुम्हारे बारे में। उद्धरण चिन्ह। इतना सुनते ही भीमा का गुस्सा उसके बस से बाहर हो गया और उसने दक्ष के सीने में एक पंच मार दिया। उस पंच की पावर इतनी ज्यादा थी कि दक्ष, जो कि किसी पर्वत को तरह खड़ा था, वो उड़कर दूर जा गिरा। भीमा ने दक्ष को देखते हुए कहा, मैंने सोचा था उससे ज्यादा ताकतवर हो तुम, मेरा एक पंच ही किसी स्टेज 1 के मास्टर की मौत है, पर अभी भी तुम जिंदा हो। उद्धरण चिन्ह। दक्ष की हालत एक पंच से ही खराब हो गई थी। वो अपने मुंह से खून साफ करते हुए उठा और एक खतरनाक स्माइल देते हुए बोला, इतनी जल्दी जीत की खुशी बनाना भी अच्छी बात नहीं है। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने अपनी आंखें बंद की और अपनी सांसों को रोककर खड़ा हो गया। भीमा ने जब ये देखा तो उसकी आंखें अविश्वास से बड़ी हो गई। भीमा हकलाते हुए बोला, पावर बूस्टर टेक्निक, तुम हो कौन? उद्धरण चिन्ह। पावर बूस्टर वही टेक्निक है जिसके इस्तेमाल से दक्ष ने मार्शल आर्ट एसोसिएशन में उन 5 लोगों को हराया था। इस टेक्निक से मार्शल आर्टिस्ट अपना लेवल चाहे उतना बढ़ा सकता है, पर उससे होने वाला नुकसान उस मार्शल आर्टिस्ट की जान भी ले सकता है। दक्ष के ट्रेनिंग में रुकावट की वजह से वो ग्रैंड मास्टर स्टेज पर उस टेक्निक को नहीं पहुंचा पाता था, इसी वजह से उसे ज्यादा नुकसान भी नहीं होता था। भीमा दक्ष को डरी हुई नजरों से देखते हुए बोला, तुम हो कौन? ये टेक्निक तो 100 सालों से कोई नहीं जानता। दक्ष ने अपनी आंखें खोली और अपने चार पर क्रूरता लाते हुए बोला, ये तो तुम सबको मुझे छेड़ने से पहले सोचना था। उद्धरण चिन्ह। दक्ष इतना कहकर किसी भूत की तरह वहां से गायब हुआ और अगले ही पल भीमा उड़ता हुआ सामने दीवार से जा टकराया। वहां खड़े सब लोग ये देखकर दंग रह गए। कुछ देर पहले हुआ क्या ये कोई नहीं समझ पा रहा था। तभी भीमा एक शैतानी हंसी हंसते हुए खड़ा हुआ। भीमा ने अपने नाक से खून की कुछ बूंदें साफ की और बोला, सिर्फ स्टेज 3 की पावर, मतलब तुम भी इस टेक्निक को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर सकते, तब तो मजा आएगा, अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें असली पावर। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर भीमा ने अपना अभी तक रोका हुआ ऑरा छोड़ा। भीमा का ऑरा स्टेज 3 के मार्शल आर्ट मास्टर जितना था। दक्ष ने ये देखकर अपने हाथों को भींचा और भीमा पर हमला कर दिया। दक्ष और भीमा दोनों एक दूसरे पर वार किए जा रहे थे। वो दोनों के दोनों ही बराबर पावर से एक दूसरे पर वार कर रहे थे। भीमा जानता था कि दक्ष ज्यादा देर तक अपनी पावर बनाए नहीं रख सकता, यही सोचकर भीमा मुस्कुरा रहा था। दक्ष भी ये जानता था कि वो भीमा से ज्यादा देर तक ऐसे नहीं लड़ सकता, पर उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं दिख रहा था। कुछ ही देर में भीमा दक्ष पर भारी पड़ने लगा। दक्ष ने अपनी पूरी ताकत से भीमा की चेस्ट पर एक मुक्का मारा। उस मुक्के से भीमा जरा भी नहीं हिला, पर जब भीमा ने एक किक दक्ष के पेट में मारी, दक्ष पीछे की ओर गिर पड़ा। दक्ष को कई जगह चोट आई थी, उसके सिर से और मुंह से खून निकल रहा था, पर वो अपनी पूरी कोशिश करके खड़ा हो गया। भीमा की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। भीमा ने दक्ष को खड़ा होते हुए देखकर गुस्से से कहा, ऊपर जाकर मेरे भाई को जरूर बताना कि भीमा भाई ने उसका बदला लिया है।
इतना कहकर भीमा दक्ष के सामने गया और अगले ही पल चारों तरफ खून ही खून उड़ा। एक आंख नेहा के पैरों में लुढ़कते हुए गई। नेहा ने जब उस आंख को देखा तो अपनी आंखें बंद कर ली। वो एक डॉक्टर थी, पर यह नज़ारा देखकर उसकी चीख निकल गई। दूसरी ओर भीमा का शरीर जमीन पर आ गिरा। उसका सिर आधा ही बचा हुआ था, बाकी के आधे हिस्से के चिथड़े उड़ गए थे। ये देखकर कर्नल साहब के भी रोंगटे खड़े हो गए। उसकी नज़र जब दक्ष की ओर मुड़ी, दक्ष अभी भी अपने कामौरा में खून से लथपथ खड़ा था। उसके हाथ में एक पत्थर था। ये वही पत्थर था जिसमें उसके मास्टर की एनर्जी स्टोर थी। अब उस पत्थर की चमक पूरी तरह चली गई थी। दक्ष अचानक से धड़ाम की आवाज के साथ नीचे गिरा और बेहोश हो गया। मलेशिया। समीक्षा एक आदमी के सामने जाकर खड़ी हो गई। समीक्षा की आंखों में आंसू थे। उसने उस आदमी के पास जाकर कहा, डेड, मैं बता रही हूँ, डेविल सिर्फ मेरा है और अगर वो मुझे ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। 22 साल की समीक्षा वैसे तो बहुत सख्त दिखती थी, पर दक्ष को लेकर वो बेहद पजेसिव थी। वो आदमी समीक्षा का डेड कार्तिक ओबरॉय ही था। उसके पीछे करीब 15 गार्ड खड़े थे। उन सबको देखकर ही पता चल रहा था कि वो सब मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हैं। कार्तिक ओबरॉय समीक्षा को अपने पास बैठाते हुए प्यार से बोले, प्रिंसेस डोंट वरी, वो सिर्फ तुम्हारा ही होगा। उद्धरण चिन्ह। कार्तिक ओबरॉय ने अपने आदमी से फोन लिया और किसी को कॉल लगा दिया। कॉल पे सामने से आवाज आई, जी कहिए मिस्टर ओबरॉय, कैसे याद किया हमें? उद्धरण चिन्ह। मिस्टर ओबरॉय ने कहा, ब्रिगेडियर रायजादा परिवार फिर से देखा गया है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही सामने से ब्रिगेडियर साहब की चौंकते हुए आवाज आई, क्या? वो लोग फिर से क्या चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। मिस्टर ओबरॉय ने कहा, वो तो पता नहीं, पर मैं अपनी बेटी को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, तो तुम सीक्रेट डेविल फोर्स को मेरी बेटी की सेफ्टी में लगा दो। उद्धरण चिन्ह। ब्रिगेडियर साहब ने एक आह भरी और कहा, वो नहीं मानेगा, उसकी सीक्रेट फोर्स सिर्फ वही ऑपरेट करता है और उन 22 लोगों में से किंग के अलावा किसी और का ऑर्डर कोई भी नहीं मानता। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर ओबरॉय ने कहा, देखो मैं कुछ नहीं जानता, उसे समझाना तुम्हारा काम है। अगर मेरी बेटी पर कोई आंच आई तो मैं मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो उन्हें सौंपने से पहले एक बार नहीं सोचूंगा। उद्धरण चिन्ह। ब्रिगेडियर साहब ने एक लंबी सांस ली और बोले, ठीक है, डेविल फोर्स से मैं बात करूंगा। उद्धरण चिन्ह। 17 रायजादा परिवार। ब्रिगेडियर साहब ने आगे मिस्टर ओबरॉय से कहा, मैं किंग से बात करूंगा, पर उसकी असली पहचान रायजादा परिवार को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना शाकाल किसी को नहीं छोड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर ओबरॉय ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, जब तक मेरी बेटी ठीक रहेगी तब तक वो कुछ नहीं जान पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर मिस्टर ओबरॉय ने कॉल काट दिया और समीक्षा से कहा, अब डेविल तुम्हारे आसपास ही रहेगा, अब ठीक है? उद्धरण चिन्ह। समीक्षा खुश होते हुए बोली, आई लव योर डैडी। समीक्षा ने अपने डेड से क्यूरियस होते हुए पूछा, डेड, ये रायजादा कौन है जिनसे खुद ब्रिगेडियर साहब भी इतना डरते हैं? उद्धरण चिन्ह। मिस्टर ओबरॉय ने कहा, रायजादा परिवार ऐसी बड़ी मिसाइल है जो चाहे तो कुछ भी तबाह कर सकती है, पर वो अपने उसूलों पर रहते हैं, इसलिए वो बाहर भी काम ही दिखाई देते हैं। मिस्टर ओबरॉय ने कुछ रुककर कहा, और हमारे पास उनका कुछ ऐसा राज है जो वो खुद जानना चाहते हैं, पर अपने उसूलों के चलते अभी तक उन्होंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं दिखाए, और ब्रिगेडियर को यही डर है कि अगर उन्होंने अपने उसूल साइड में रखकर वो राज जानने की कोशिश की तो इस देश में तहलका मच जाएगा। उद्धरण चिन्ह। आर्मी एरिया में। दक्ष को बेहोश होने के एक दिन बाद दक्ष की आंखें धीरे से खुली। सामने नेहा अपने सफेद कोट में उसे घूर रही थी। दक्ष की आंखें खुलती हुई देखकर वो अपनी नजरें उससे हटा लेती है। दक्ष अपनी आंखें खोलते हुए नेहा से पूछता है, कितना समय हुआ है मुझे बेहोश हुए? उद्धरण चिन्ह। नेहा अपनी नजरें नीचे रखे हुए ही कहती है, 27 घंटे। उद्धरण चिन्ह। नेहा ये बोलकर उस कमरे से चली जाती है। कुछ देर बाद पानी और चाय लेकर वो वापस आए और दक्ष को देते हुए कहा, शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए। उद्धरण चिन्ह। दक्ष चाय पीते हुए अपने शांत अंदाज में बोला, तुम डॉक्टर नेहा ही हो ना? उद्धरण चिन्ह। नेहा ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, जी हाँ, क्या मैं आपसे एक मदद और मांग सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने नेहा को देखते हुए कहा, बताओ क्या कर सकता हूँ मैं? उद्धरण चिन्ह। नेहा ने डरते हुए कहा, वो डेड आपसे मेरी शादी की बात करने वाले हैं, तो क्या आप उनसे ना कह सकते हैं? मैं किसी और से प्यार करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने उसकी बात काटते हुए कहा, पर अगर मैं मना ना करूं और तुमसे शादी करने के लिए हाँ बोल दूं तो? उद्धरण चिन्ह। नेहा दक्ष को देखती ही रह गई, उसे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। नेहा ने हड़बड़ाते हुए जल्दी में कहा, देखिए मिस्टर किंग, आप तो इतने स्मार्ट और हैंडसम है, कोई भी लड़की आपको मिल जाएगी, प्लीज ऐसा मत कहिए। उद्धरण चिन्ह। दक्ष नेहा की घबराई हुई शक्ल देखकर मुस्कुरा दिया। दक्ष मुस्कुराते हुए बोला, तुम चिंता मत करो शेरा, मेरा छोटा भाई है और मैं उसके प्यार के साथ कोई नाइंसाफी नहीं करूंगा।
नेहा दक्ष की बात सुनकर अचानक से ही दंग हो गई, उसका दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया। कुछ देर बाद नेहा अचानक से चौंक कर दक्ष को देखने लगी। उसे पता था कि शेरा उसके भाई को भी बड़ा भाई नहीं कहता, सिर्फ एक ही इंसान को बड़ा भाई मानता है। नेहा खुद से ही सोचते हुए बोली, क्या ये हो सकता है कि किंग और डेविल ये दोनों। नेहा को ऐसे सोच में खड़े देखकर दक्ष ने आगे कहा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं ही डेविल हूं। ये सुनकर तो नेहा को चक्कर ही आ गए। दक्ष ने नेहा को बिना कुछ बोलने का मौका दिए आगे कहा, और शेरा मेरा ही आदमी है। अब कर्नल को ये बता देना कि तुम डेविल फोर्स के कमांडर शेरा से प्यार करती हो। उद्धरण चिन्ह। नेहा को तो झटके पे झटके मिले जा रहे थे और अब ये बात सुनकर तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि शेरा आर्मी में है। ये सुनकर खुश हो या फिर उसने ये बात नेहा से छुपाए इस बात से दुखी हो। रूम में कुछ देर के लिए सन्नाटा पसर गया। कुछ देर बाद नेहा ने दक्ष से कहा, किंग डेविल मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपको क्या कहकर बुलाऊं। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने कहा, दक्ष दक्ष नाम है मेरा और तुम मुझे भाई भी कह सकती हो। उद्धरण चिन्ह। नेहा ने दक्ष से मायूस होते हुए कहा, भाई तो ये सच है कि शेरा आर्मी में है, तो फिर उसने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने नेहा को बताते हुए कहा, डेविल फोर्स एक सीक्रेट फोर्स है और मिशन के दौरान कोई भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता, ये मेरा ही रूल है और शेरा मुझे कितना मानता है वो तो शायद तुम जानती ही हो। नेहा ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ वो तो है, वो आपको किसी एंजल की तरह देखता है, पर अब उसकी तो मैं खबर लूंगी। मैं यहाँ पर परेशान हो रही हूँ हमारे फ्यूचर को लेकर और उसे कोई चिंता ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। नेहा ने दक्ष को उम्मीद से देखते हुए कहा, भाई क्या आप बता सकते हैं कि वो अभी कहाँ मिलेंगे। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने उसे एक पर्ची थमा दी। नेहा वो पर्ची लेकर वहां से जल्दी में जाने लगी। दक्ष के घाव एक दिन में ही पूरी तरह से भर चुके थे। दक्ष जैसे ही खड़ा होने की कोशिश करने लगा उसके पूरे शरीर में बहुत तेज दर्द उठा। वो कराहते हुए फिर से बेड पर लेट गया। दक्ष अपने आप से ही बोला, मुझे पावर बूस्टर टेक्निक का इस्तेमाल बंद करना होगा वरना एक दिन मेरा पूरा शरीर पैरालाइज हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। दक्ष फिर बेड पर लेटे हुए ही अपनी सांसों की रिधम बदलने लगा। उसकी आंखें बंद हो गई। 1 घंटे तक अलग रिधम में सांस भरने के बाद दक्ष के शरीर से पसीना पानी की तरह बहने लगा और वो दर्द से कराहते हुए बिस्तर से फर्श पर गिर गया। कुछ देर तक दर्द से तड़पने के बाद दक्ष उठा और रूम से बाहर जाने लगा। दक्ष के स्टेज की रुकावट के दर्द के आगे वो टेक्निक का दर्द कुछ भी नहीं था। अब दक्ष के शरीर से वो दर्द पूरी तरह से जा चुका था। दक्ष बाहर जाते हुए खुद से ही बोला, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे जल्दी से ये ग्रीन बोतल पीकर अपने स्टेज को पार करना होगा और 1 साल के अंदर ग्रैंड मास्टर का स्टेज हासिल करना होगा। दक्ष अभी कर्नल साहब के विला से निकलने ही वाला था कि तभी कर्नल साहब बागीचे में पौधों को पानी देते हुए दक्ष को आवाज लगाते हैं। कर्नल साहब पानी की नली रखकर दक्ष के पास आकर कहते हैं, मेरे शेर जाग गया, तू अब कैसी है तबीयत। उद्धरण चिन्ह। दक्ष अपने काम अंदाज में ही मजाक करते हुए बोला, ठीक हूँ वो, और अब ये मेरे शेर कहना कब बंद करेगा तू। कर्नल साहब दक्ष से उम्र में बड़े थे पर दक्ष उन्हें एक दोस्त की तरह ही ट्रीट करता था। कर्नल साहब गुस्से का नाटक करते हुए बोले, ये कोई तरीका है अपने सीनियर से बात करने का। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने हल्की मुस्कान से कहा, ज्यादा चपड़ की ना तो यही पटक दूंगा। उद्धरण चिन्ह। कर्नल साहब नकली हंसी हंसते हुए बोले, अरे मेजर दक्ष तुम तो मजाक का भी बुरा मान जाते हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। उद्धरण चिन्ह। दक्ष थोड़ा गंभीर होते हुए बोला, सर मेरे घर के आगे कुछ गार्ड लगा दीजिए और कुछ दिनों के लिए मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, उसका खास ख्याल रखिए, मैं कुछ दिनों में आपसे मिलता हूँ। 18 आर्मी एरिया पे अटैक। दक्ष अपने कमरे में पालथी मारकर बैठ गया। उसने वो ग्रीन बोतल अपने हाथों में उठाए और उसे देखने लगा। उस बोतल के अंदर ग्रीन कलर का गाढ़ा लिक्विड भरा हुआ था। दक्ष ने वो बोतल अपने मुंह से लगाया और एक सांस में पूरी बोतल पी गया। वो बोतल पीते ही दक्ष का पूरा शरीर लाल पड़ने लगा। उसका चेहरा जैसे किसी भट्ठी में तप रहा हो। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि उसे बेहद ज्यादा दर्द हो रहा है। दक्ष अपने दर्द को सहते हुए अपनी ट्रेनिंग में लग गया। दूसरी ओर मनाली में मुस्तफा उनके मास्टर डेविड के सामने बैठा हुआ था। मुस्तफा ने घबराए हुए भाव से कहा, मास्टर ये वही हो सकता है। 2 सालों में वो इतना पावरफुल होके लौटा है कि भीमा भाई को भी उसने मार दिया। उद्धरण चिन्ह। मास्टर डेविड ने गुस्से में कहा, तुम चिंता मत करो, सिर्फ 2 दिनों की बात है, फिर तुम खुद उन दोनों का बदला लोगे। मुस्तफा चौंकते हुए बोला, पर मैं कैसे मास्टर, भीमा भाई मुझसे ज्यादा पावरफुल थे, उसने उन्हें भी मार दिया, तो मैं कैसे उसका सामना कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। मास्टर डेविड एक कुटिल हंसी हंसते हुए बोले, मुस्तफा तुम्हें क्या लगता है इन 2 सालों में मैंने सिर्फ तुम्हारा इलाज ही किया होगा। मैं तुम्हें जो नीडल टेक्निक से ठीक कर रहा हूँ उससे तुम्हारी पावर 2 गुनी हो जाएगी और तुम ग्रैंड मास्टर स्टेज पर पहुंच जाओगे जहां मोहन खुद भी अभी तक नहीं पहुंचा। मास्टर ने आगे मुस्तफा से दांत भींचते हुए कहा, मोहन भले ही अब 5 पैंथर का हिस्सा है पर वो है तो वही रायजादा परिवार का ही ना, और ना ही वो मेरा स्टूडेंट है, तो तुमसे आगे मैं उसे कैसे जाने दे सकता हूँ।
मोहन रायजादा नंबर 1 पैंथर था जो मार्शल आर्ट मास्टर के लेवल 3 पे था। मोहन रायजादा अपने परिवार को छोड़कर बुरे काम करने लगा और उसने बाकी चारों के साथ मिलकर 5 पैंथर बनाई थी। मुस्तफ़ा मास्टर डेविड की बात सुनकर खुश होते हुए बोला, तो क्या मास्टर, मैं 2 दिनों में सीधा ग्रैंड मास्टर बन जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। मास्टर डेविड ने ऑर्डर देने के लहजे में कहा, हाँ, और ग्रैंड मास्टर बनते ही तुम तीनों जाकर पहले उस डेविल का काम तमाम करोगे। उसने मेरे 2 स्टूडेंट को मौत के घाट उतारा है, उसकी मौत आसान तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। मुस्तफ़ा ने कहा, जी मास्टर, पर क्या आप नहीं चलेंगे हमारे साथ भीमा भाई और आदित्य के कातिल को अपने हाथों से मारने। उद्धरण चिन्ह। मास्टर डेविड ने हताश होते हुए कहा, मैं खुद उसे दर्दनाक मौत देना चाहता हूँ, पर वो कमीना विश्वास राव मुझे ऐसा करने नहीं देगा। उद्धरण चिन्ह। मुस्तफ़ा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए मास्टर, उस डेविल को आपके सामने लाकर ही मारूंगा, बस एक बार में ग्रैंड मास्टर बन जाओ। उद्धरण चिन्ह। मुंबई में आर्मी एरिया के अंदर कर्नल के विला में सानवी एक सोफे पर बैठी हुई थी। सामने के सोफे पर ब्रिगेडियर साहब और कर्नल साहब बात कर रहे थे। ब्रिगेडियर साहब ने कहा, उसको कुछ भी करके माना ना होगा वरना देश में जंग का माहौल हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। कर्नल साहब नाराज होते हुए बोले, पहले वो बाहर तो आ जाए, पिछले 4 दिनों से वो अपने घर से भी नहीं निकला है और किसी को अंदर जाने से भी मना कर दिया है। उद्धरण चिन्ह। ब्रिगेडियर साहब ने कहा, उसे कुछ वक्त और दो, तुम जानते ही हो उसकी बात काटने से वो गुस्सा हो जाता है। उद्धरण चिन्ह। सानवी उन दोनों की बात बड़े गौर से सुन रही थी। दो इतने बड़े ऑफिसर को उसके दक्ष से यूं डरते हुए देखकर उसे अपनी पसंद पर फक्र महसूस हो रहा था। तभी कर्नल साहब ने कहा, पर मिस ओबरॉय को वही क्यों चाहिए सिक्योरिटी के लिए। उद्धरण चिन्ह। ये बात सुनकर तो सानवी को जैसे कोई करंट लगा हो। उसने हड़बड़ाहट में कर्नल साहब से पूछा, मिस ओबरॉय, क्या आप समीक्षा ओबरॉय की बात कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। कर्नल साहब ने कहा, हाँ, उसे किंग की सिक्योरिटी चाहिए और ब्रिगेडियर सर मान गए हैं। अब दक्ष को कैसे मनाएं, हम यही सोच रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। सानवी ब्रिगेडियर साहब को घूर कर देखने लगी। वो मन ही मन ब्रिगेडियर साहब को कोसते हुए बोली, ब्रिगेडियर अंकल भी मेरे प्यार के पक्के दुश्मन बन बैठे हैं। उद्धरण चिन्ह। वो सब अभी यही सब बातें कर ही रहे थे कि तभी बाहर गोलियां चलने की आवाज आने लगी। उन तीनों ने बाहर जाकर देखा तो 3 लोग अपने मुंह पर मास्क लगाए आर्मी एरिया में ऑफिसर्स से लड़ाई कर रहे थे। आर्मी ऑफिसर उन लोगों पर गोलियां चला रहे थे पर एक भी गोली उन्हें नहीं छू पा रही थी। उन मास्क वाले लोगों में से 2 लोग तो वही गोलियां पकड़कर सामने की ओर ऑफिसर पर वापस फेंक रहे थे और वो गोलियां जैसे बंदूक से निकली हो इस तरह जाकर उन ऑफिसर को घायल कर रही थी। कुछ ही देर में उन 3 लोगों ने 40 आर्मी ऑफिसर को ढेर कर दिया। कर्नल साहब ने ये देखकर उन लोगों को चिल्लाकर रोकते हुए कहा, रुको, कौन हो तुम और आर्मी एरिया में क्यों घुसे चले आ रहे हो। उद्धरण चिन्ह। उन तीनों ने अपना मास्क निकाल दिया। कर्नल के सामने मुस्तफ़ा और उसके 2 साथी पैंथर खड़े थे। मुस्तफ़ा ने अपने दांत बीचते हुए कर्नल साहब का कॉलर पकड़ लिया और बोला, हमें वो चाहिए जिसने भीमा को मारा है। उद्धरण चिन्ह। मुस्तफ़ा की बात सुनते ही कर्नल और ब्रिगेडियर साहब समझ गए कि ये लोग भीमा का बदला लेने के लिए यहाँ आए हैं। ब्रिगेडियर साहब ने कहा, देखो, इसे छोड़ दो, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो यहाँ है ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। तभी मोहन रायजादा ब्रिगेडियर साहब के पास जाते हुए बोला, ब्रिगेडियर, क्या अपनी जान से भी ज्यादा तुम्हें उसे बचाने की पड़ी है। उद्धरण चिन्ह। ब्रिगेडियर साहब ने मोहन को नफरत से देखते हुए कहा, मोहन रायजादा, अगर तुम्हारे परिवार को पता चल गया कि तुम यहाँ हो तो सोचो क्या होगा तुम्हारा। उद्धरण चिन्ह। मोहन रायजादा परिवार का नाम सुनते ही गुस्से में आग बबूला होते हुए ब्रिगेडियर साहब के कॉलर से उन्हें उठाते हुए कहता है, कौन सा परिवार, मेरा कोई परिवार नहीं है। जब मैं ग्रेट मास्टर की पिक पर पहुंच जाऊंगा तब उस परिवार को इस दुनिया के नक्शे से ही मिटा दूंगा। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर उसने ब्रिगेडियर साहब को दूर फेंक दिया। मुस्तफ़ा की नज़र पीछे खड़ी सानवी पर गई। मुस्तफ़ा कर्नल साहब को दूर झटक कर सानवी की ओर बढ़ने लगा। सानवी अभी भी शांत खड़ी थी। उसने जब मुस्तफ़ा को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा तो वो लड़ाई की पोजीशन में आ गई। जैसे ही मुस्तफ़ा सानवी के पास पहुंचा, सानवी ने अपना पर उठाया और एक लात मुस्तफ़ा की ओर बढ़ा दी। मुस्तफ़ा अपनी ओर आती उस लात को देखकर एक व्यंग भरी मुस्कान देता है और जय से ही वो लात मुस्तफ़ा को लगने वाली होती है, मुस्तफ़ा वहां से जैसे गायब हो जाता है। 19 डेविल वी मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा सानवी के सामने से बिजली की तेजी से जाकर उसके पीछे खड़ा हो गया। सानवी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अगले पल मुस्तफ़ा गया कहाँ। तभी सानवी की गर्दन पर एक हाथ आया। मुस्तफ़ा ने सानवी को गर्दन से पकड़ते हुए कहा, कर्नल, अब एक आखिरी मौका देता हूं, उस आदमी के बारे में बता दो वरना अपनी भांजी को अलविदा कहने का भी मौका नहीं मिलेगा। कर्नल साहब ने जब सानवी को मुस्तफ़ा के कब्जे में देखा तो उन्होंने अपने जैसे एक छोटी सी पिस्टल निकली और वो चलाने ही जा रहे थे कि तभी मुस्तफ़ा का भाई पैंथर 4 सबीर ने गोली चला दी। उसका निशाना सीधा कर्नल साहब का सिर था।
सानवी ने जब ये देखा तो उसके शरीर में सिरहन दौड़ गई और उसकी चीख निकल गई। गोली जैसे ही कर्नल साहब को लगने वाली थी, एक हाथ आया और वही गोली पकड़कर वापस सबीर की ओर फेंक दी। वो गोली सबीर की खोपड़ी में जाकर लगी और अगले ही पल सबीर सीधा जमीन पर जा गिरा। सानवी ने जब दक्ष को कर्नल साहब के पास देखा, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अपने भाई को अपनी आंखों के सामने मरते देखकर मुस्तफा चिल्लाते हुए सबीर के पास पहुंचा। वो सबीर के सिर में गोली देखकर मायूस हो गया। मुस्तफा सबीर की आंखें अपने हाथों से बंद करते हुए बोला, मेरे भाई सबीर, तुझे अल्लाह जन्नत बख्शे। उद्धरण चिन्ह। फिर वो अपने दांत भींचते हुए खड़ा हुआ और कहा, और इनको तो मैं यहीं पे जहन का दर्द दूंगा। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पर एक मजाक उड़ने वाली हंसी आ गई और उसने मुस्तफा से कहा, क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम लोगों ने जैसे काम किए हैं उनसे तुम्हें जन्नत नसीब होगी? उद्धरण चिन्ह। मुस्तफा दक्ष को घूर कर देखने लगा और फिर वो जोर जोर से हंसने लगा। मुस्तफा जोर जोर से हंसते हुए बोला, हमें तो जो नसीब होगा सो होगा, पर अब तुम सब यहीं पे हेल के दर्शन करोगे। तुम वही हो ना जो 2 साल पहले डेविल बनकर लड़ने आए थे मुझसे, याद नहीं तुम्हें कि मुस्तफा अपने दुश्मनों पे रहम नहीं करता है? उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने मुस्तफा को एक मुस्कान देते हुए कहा, आजमा कर देख लो, 2 सालों पहले बच गए थे, क्या अभी भी बच सकते हो? उद्धरण चिन्ह। मुस्तफा बिजली की रफ्तार से दक्ष के सामने जा पहुंचा। उसने अपना मुक्का दक्ष को दे मारा। दक्ष ने सामने से अपना मुक्का मुस्तफा की ओर बढ़ा दिया। दोनों के मुक्के आपस में टकरा गए। वहां पर एक धड़ाम की आवाज गूंज गई। दोनों के मुक्कों के टकराने से दोनों के हाथों में तेज दर्द उठा, पर मुस्तफा अपनी जगह पर ही खड़ा रहा और दक्ष 2 कदम पीछे हट गया। मुस्तफा के मुक्के से दक्ष का हाथ पूरा सुन्न हो चुका था। दक्ष ने अपने दर्द को छुपाते हुए कहा, तो तुम इन 2 सालों में ग्रैंड मास्टर स्टेज तक पहुंच गए? उद्धरण चिन्ह। मुस्तफा ने अपने हाथ को झटकते हुए कहा, बढ़िया, तुम मेरा स्टेज देख सकते हो। मुस्तफा ने कुछ रुककर आगे कहा, मैं तुम्हारा स्टेज नहीं देख सकता तो क्या हुआ, पर तुम भी जानते हो कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने स्माइल करते हुए कहा, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? इतना कहकर दक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी सांस रोक कर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद दक्ष ने अपनी आंखें खोली और मन ही मन गुस्सा होते हुए कहा, क्यों मैं मास्टर लेवल 3 के आगे पावर बूस्टर टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा? उद्धरण चिन्ह। मुस्तफा ने दक्ष को शांत देखा तो उसने दक्ष से कहा, इस बार कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों से लिखी है। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर मुस्तफा दक्ष एक लात मरता है। दक्ष उस लात से बच नहीं सकता था, इसलिए उसने अपने हाथ से उस लात को ब्लॉक करने की कोशिश की। जैसे ही मुस्तफा की लात दक्ष के हाथ से टकराई, दक्ष उड़ता हुआ दूर जा गिरा। दक्ष अपने मुंह से खून थूकते हुए खड़ा हुआ और अपनी कमर से एक सुनहरा खंजर निकाल लिया। उसने उस खंजर में अपनी पूरी एनर्जी लगाई और मुस्तफा की गर्दन को निशाना बनाते हुए फेंक दिया। मुस्तफा उस खंजर को देखकर ही समझ गया कि वो खंजर मामूली नहीं है जिससे बचा जा सके, इसलिए उसने अपना एक कंधा आगे कर दिया जिससे वो खंजर जाकर सीधा मुस्तफा के कंधे में जा घुसा। मुस्तफा को कैसे ही वो खंजर लगा, उसे एक तेज दर्द का एहसास हुआ। जिस शरीर को गोलियां तक नहीं छेद पाती, उस ग्रैंड मास्टर की स्किन पर इस खंजर ने गहरा घाव कर दिया। मुस्तफा को इसी से समझ में आ गया कि दक्ष के पास बहुत ट्रिक्स है। मुस्तफा गुस्से में खड़ा हुआ और दक्ष पर हमला बोल दिया। दक्ष जब तक समझ पाता वो जमीन पर गिरा हुआ था। मुस्तफा गुस्से में घुसे पे घुसे मारे जा रहा था। कई घुसों के बाद मुस्तफा रुका। दक्ष जमीन पर बेसुध होकर पड़ा था। फर्श पर खून का एक छोटा सा तालाब बन गया था। मुस्तफा ने अपना मुंह अपने हाथ से साफ करते हुए कहा, मोहन उठाओ इसे और चलो यहां से। उद्धरण चिन्ह। मोहन मुस्तफा को घूर कर देखने लगा। कल तक जो मोहन भाई के सिवा बुलाता नहीं था, वही आज ग्रैंड मास्टर बनकर हमें ऑर्डर दे रहे हैं। मोहन ने ज्यादा ना सोचते हुए अपने काम पर ध्यान देना सही समझा। वो दक्ष के पास पहुंचा और दक्ष को उठाकर अगले ही पल वो तीनों कहीं हवा में ही गायब हो गए। वहां खड़े बाकी लोगों को अचानक होश आया। सानवी के घुटने मुड़ गए और वो घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से रोने लगी। कर्नल साहब ने जब ये देखा तो वो भी चौंक गए। उन्हें भी दक्ष की हालत देखकर दुख हो रहा था, पर सानवी जो कभी अपनी फीलिंग दिखाती ही नहीं है, वो भी दक्ष के लिए रो रही थी। कर्नल साहब सानवी को दिलासा देने जा ही रहे थे कि तभी सानवी खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अचानक खून उतरने लगा। सानवी अचानक कर्नल साहब की ओर मुड़ते हुए बोली, अंकल मुझे 3 घंटे में दक्ष की लोकेशन कहिए और अपनी फोर्स भी भेजिए उसे ढूंढने। उद्धरण चिन्ह। सानवी अपने आंसू पोंछते हुए वहां से जाने लगी। क्या होगा कहानी में आगे? क्या मुस्तफा मार देगा दक्ष को? कैसे बचेगा दक्ष? चटवेंटी की आन रायजादा। क्वीन के अड्डे पर सानवी अपनी आलीशान चेयर पर बैठी हुई थी। सामने राका सिर झुकाए खड़ा था। सानवी ने गुस्से में राका से कहा, उन लोगों के पास कुछ स्पेशल पावर तो है, पर तुम्हारे नेटवर्क से कैसे बच सकते हैं? ढूंढो उन्हें। राका ने बेबस होते हुए कहा, बॉस पिछले 8 घंटों से हमारी टीम अपनी पूरी कोशिश कर रही है, पर ना ही मुस्तफा का पता चल रहा है और ना ही मिस्टर दक्ष का। उद्धरण चिन्ह।
तभी सानवी का फोन रिंग करने लगा। कॉल उमंग का था। सानवी ने कॉल उठाकर बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, बोलो कुछ पता चला। उद्धरण चिन्ह। उमंग ने कहा, बॉस ब्रिगेडियर साहब को मुस्तफ़ा की लोकेशन मिल गई है, वो अपनी पूरी बटालियन को वहां भेज रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। सानवी की आंखों में चमक आ गई और उसने उमंग से पूछा, कहाँ है वो लोग? हम भी जाएंगे, अगर मेरे किंग को कुछ भी हुआ ना तो मैं वो एरिया ही उड़ा दूंगी जहां मुस्तफ़ा है। उद्धरण चिन्ह। उमंग ने कहा, वो मनाली में है। दूसरी ओर मनाली में एक पहाड़ की चोटी पर आलीशान विला के अंदर दक्ष फर्श पर बेहोश पड़ा हुआ है, उसके पास में ही खून से लथपथ मुस्तफ़ा करा रहा है। मुस्तफ़ा की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, उसके घाव से खून रुक ही नहीं रहा था। मास्टर डेविड ने टेंशन में कहा, ये कैसे हो सकता है? इसे पॉइजन दिया गया है जिसे मैं खुद अपनी एनर्जी से भी दबा नहीं पा रहा। मास्टर डेविड ने अपनी बात खत्म की ही थी कि तभी दक्ष अपनी अधखुली आंखों से मुस्तफ़ा की ओर देखता है और कमजोरी में हंसते हुए कहता है, ग्रेट मास्टर, तो क्या इसे अब भगवान भी चाहे तो बचा नहीं सकता? ये जहर किसी ग्रेट मास्टर को भी मुश्किल में डाल सकता है। उद्धरण चिन्ह। मास्टर डेविड ने जब दक्ष की बात सुनी, उनका गुस्सा उबाल मारने लगा। उस रूम में बेहद ही ज्यादा दबाव पड़ने लगा, यहां तक कि मोहन रायजादा भी उस दबाव से घुटनों पर आ गिरा। दक्ष ने एक बार फिर से खून की उल्टी कर दी। वो अपने मुंह से खून थूककर एक शांत मुस्कान से बोला, मुझे मरने का कोई डर नहीं अब। मैंने तुम्हारे 3 स्टूडेंट को पहले ही मार दिया है और चौथा अभी कुछ ही देर में मरने वाला है। दक्ष की बात सुनकर मास्टर डेविड का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने दक्ष का कॉलर पकड़ा और उसे हवा में उठा लिया। मास्टर डेविड ने दक्ष को हवा में ही पकड़ते हुए कहा, तुमने सही कहा, तुम ही हो इन सब की जड़, पहले तुम्हें ही तुम्हारी गलतियों की सजा देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर मास्टर डेविड ने दक्ष को खिड़की से नीचे फेंक दिया। खिड़की के बाहर एक गहरी खाई थी, अगर दक्ष इस हालत में वहां से गिरता तो उसका बचना नामुमकिन था। दक्ष खिड़की से नीचे गिरने लगा। अचानक वो गिरते हुए हवा में ही रुक गया। उसे हवा में बिना किसी सहारे के रुकता देखकर मास्टर डेविड और मोहन रायजादा दोनों दंग रह गए। तभी एक आवाज वहां पर गूंजी, तुम्हारी इतनी हिम्मत डेविड के तुम मेरे पोते कियान रायजादा को मारने की कोशिश करो। उद्धरण चिन्ह। डेविड ने जब उस आवाज की ओर देखा तो दंग रह गया। अचानक उसने जब वो शब्द याद किए तो उसके शरीर में एक सिरहन दौड़ गई, उसके पैर कांपने लगे। डेविड ने कांपते हुए लड़खड़ाती जुबान में कहा, मास्टर शिवांश, आप जिंदा हो। डेविड बस इतना ही कह पाया था कि उस आदमी ने उसे घूर कर देखा और अगले ही पल वो अपने घुटनों के बल गिरा पड़ा। उसके मुंह और नाक से खून निकलने लगा था। सामने खड़ा शख्स और कोई नहीं पर दक्ष के मास्टर शिवांश थे। मास्टर शिवांश ने एक नज़र मोहन की ओर देखा। मोहन रायजादा ने अपना डर छिपाते हुए हंसकर कहा, दादाजी आप वापस आ गए। उद्धरण चिन्ह। शिवांश का पूरा नाम शिवांश रायजादा था। वो मोहन रायजादा के दादाजी थे। रायजादा परिवार वैसे तो बहुत बड़ा था पर खास सदस्य उन्हीं के बेटे थे। शिवांश रायजा की उम्र करीब 150 साल के आसपास थी। वो अपने मार्शल आर्ट में इतने आगे निकल चुके थे कि उनकी उम्र 40 के आसपास लगती थी। बस उनके सफ़ेद बालों से ही उनकी सही उम्र का अंदाजा लग पाता था। उनके 3 बेटे थे। बड़ा बेटा शाकाल रायजादा जो कि हाल में रायजादा परिवार का मुखिया है। दूसरे नंबर पर मोहन का बाप अखिलेश रायजादा है जिसने खुद अपने बेटे मोहन रायजादा को परिवार से बाहर निकाल दिया था। और सबसे छोटा बेटा कैलाश रायजादा जो अपने गुस्से के लिए जाने जाते हैं। शिवांश रायजादा 23 साल पहले ही अपना घर छोड़कर कहीं चले गए थे और फिर वक्त बीतने के साथ सबने उन्हें मरा हुआ मान लिया था। शिवांश रायजादा ने मोहन को घूरते हुए कहा, दफा हो जाओ मेरी नजरों से, तुम्हारा और रायजादा परिवार का कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इकलौते चिराग हो रायजादा परिवार के, इसलिए तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर दी जाएगी। उद्धरण चिन्ह। फिर उन्होंने मुड़कर हवा में रुके दक्ष की ओर देखा। दक्ष हवा में अभी भी बेहोश सा पड़ा हुआ था। वो सब कुछ देख और सुन सकता था पर उसमें अब इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो कुछ बोल सके। मास्टर शिवांश ने अपना हाथ हिलाया। उनके हाथ हिलाते ही दक्ष हवा से सोफे पर चला गया। मास्टर शिवांश ने आगे कहा, और तुम्हें बता दूं, तुमने अपने जिस भाई को 22 साल पहले ट्रक में डाल दिया था वो मुझे मिल गया है। मिलो उससे, ये है कियान रायजादा। इतना कहकर उन्होंने दक्ष की ओर इशारा कर दिया। उनकी ये बात सुनकर मोहन रायजादा की सांस ही मानो रुक गई हो। दक्ष ने अपने मास्टर के मुंह से ये सुना तो वो खुद अचंभे में रह गया। मास्टर शिवांश डेविड की ओर मुड़े जिसकी हालत तो किसी मरियल कुत्ते जैसी हो गई थी। वो जमीन पर अपने घुटने मोड़े सिर झुकाए बैठा था। मास्टर शिवांश ने उसका गला पकड़कर उसे उठा लिया और कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे वारिस को जान से मारो। इतना कहकर मास्टर शिवांश ने डेविड के सीने में हाथ घुसा दिया। अगले ही पल मास्टर शिवांश के हाथ खून से लथपथ थे और उनके हाथों में डेविड का दिल था। अपने मास्टर का ये क्रूरता भरा रूप देखकर दक्ष जो अपनी मौत से भी नहीं डरता था उसके भी शरीर में सिरहन उठ गई। मोहन ने जब ये नजारा देखा वो उल्टे पांव ऐसा भागा कि अगले पल वहां सन्नाटा पसर गया। मास्टर शिवांश ने मुस्तफा की ओर देखा। उसकी भी सांस अब तक रुक चुकी थी। उन्होंने गर्व से दक्ष की ओर देखा और कहा, मुझे गर्व है तुम पर, मेरे बच्चे, अपने दुश्मन पर कभी रहम नहीं करनी चाहिए।
अगले ही पल उन्होंने अपना हाथ घुमाया और वो और दक्ष वहां से गायब हो गए। आगे क्या होगा कहानी में जानने के लिए बने रहे हमारे साथ, और भी कई ट्विस्ट देखने बाकी है। टू बी कंटिन्यूड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।